तो हेलो गुड मॉर्निंग टोलफी, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी के अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोग 9th क्लास का जो विश्व इतिहास का जो सेशन चल रहा है उसमें 2 अध्याय ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग तीसरे अध्याय को डिटेल समझेंगे। लोग आप अगर नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तीसरे अध्याय में मैं दूसरे अध्याय में ही बता दिया था कि अगला जो है चैप्टर फ्रांस की क्रांति होने वाला है, क्योंकि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस ने मदद किया था अमेरिका का, कि इसलिए मदद किया था ताकि वो ब्रिटेन को वहाँ से बाहर भगाया जा सके। ठीक है, क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस में हमेशा दुश्मनी चलती थी। ये कहानी आप उसमें सुन चुके हैं, पढ़ा चुका हूँ। ठीक है ना। और फ्रांस का जो सेनापति गए थे अमेरिका का सपोर्ट में लड़ने के लिए, जिनका नाम था लाफाई थे, वो फ्रांस में आते हैं तो फ्रांस में भी हल्ला शुरू करते हैं कि भैया हम लोग को भी आज़ाद करो। अब भैया फ्रांस किससे आज़ाद होना चाहता था, या फ्रांस की जनता किससे आज़ाद होनी चाहती थी? तो फ्रांस में था राजतंत्र लागू, और ये चाहते थे कि राजा घटा को यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू किया जाए, क्योंकि राजा था बकलोल टाइप का। अब ये कौन राजा था उसके बारे में डिटेल से समझेंगे लोग। 1789 में दे रहा है कि फ्रांस में क्रांति हो रही है भयंकर, उसको आगे समझा जाएगा। ठीक है, और राजतंत्र को उखाड़ के फेंक देता लोग। यहाँ देखेंगे तो 1776 लिखा है, जो अमेरिकी स्वतंत्र संग्राम की इशारा कर रहा है, जो अमेरिका का स्वतंत्रता की घोषणा पत्र जब लागू हुआ था, जब उसमें जेफरसन ने दिया था। ये चीज़ें पिछले अध्याय में डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। 83 में पेरिस की संधि होती है और अमेरिका स्वतंत्र हो जाता, और 87 में संविधान लागू हुआ और 89 में संविधान लागू हो गया। मतलब 87 में संविधान बना और 89 में लागू हो गया। ये चीज़ें पीछे पड़ चुकी है, उसी का यहाँ पे थोड़ी सी झलक दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे तो फ्रांसीसी क्रांति का कार्य कि राजनीतिक कारण क्या थे। राजनीतिक कारण ये थे भैया कि जो राजा थे ना, जैसे लुई 14वां थे, वो बुर्बो वंश के थे। पूरे लुई शासक जो थे ना, लुई 15वां 14वां 16वां जो भी थे, वो बुर्बो राजवंश के थे। याद रखिएगा, इनके राजवंश का नाम था बुर्बो राजवंश। ठीक है, तो लुई 14वां जो थे वो ठीक ठाक थे, देख सकते हैं। तो लुई 14वां ठीक ठाक थे, शासक थे, लेकिन उनके बाद जितने भी शासक आए वो सब अयोग्य यानी बकलोल टाइप के थे। 74 में गद्दी में बैठता है कौन? लुई 16वां। तो याद रखिएगा 1774 में बैठता है लुई 14वां। ठीक है, और इसी के बाद से ही मेन फ्रांस में जो होता है ना निरंकुशता, और फ्रांस में जो है ना जनता के बीच में, राजा के बीच में मतभेद बढ़ना शुरू हो जाता है। जनता इससे बहुत ज़्यादा नाराज रहती है। कारण क्या है आगे देखेंगे तो पता चलेगा। और ये तो लुई याद रखिएगा 16वां जो है गद्दी पर कब बैठता है भैया? तो गद्दी पर बैठता है 1774 में, है ना। और ये अत्यधिक निरंकुश और फिजूल खर्ची अयोग्य सा था। ये था ना हमेशा उदास रहता था लुई 16वां, गजब टाइप का, बकलोल टाइप का था। अकेले रूम में बैठे रहता था, उदास रहता था, किसी से न बात न किसी। इसकी जो पत्नी थी ना काफ़ी सुंदर थी, लेकिन दिमाग से पैदल थी। अक्सर ऐसे होता है, मतलब समझ रहे ना। इनकी जो पत्नी थी क्या थी? उनकी पत्नी का नाम था मेरी अंतोनेट, और मेरी अंतोनेट खूबसूरत थी लेकिन दिमाग से उतना ही पैदल थी। ठीक है, ये इतनी ज़्यादा फिजूल खर्ची करती थी, हद से ज़्यादा फिजूल खर्ची थी, समझ रहे ना। अपने खास आदमियों को ओहदे दिलाने के लिए राज कार्य में दखल देती थी। मतलब ये अपना चेला चपाटी सबको, अपने फैमिली वाले लोगों को, अपने जितने भी इनके चेले थे, इनके दलाल थे, उनको खूब बड़े बड़े पोस्टों पर रखती थी। राजा के वर्साय में स्थित थे जो महल था, राजा का वर्साय मतलब राजा का जो महल था, उसमें 15,000 अधिकारी ऐसे थे जो कोई काम नहीं करते थे। बताइए, 15,000 लोग फ्री में खा रहा था उसके यहाँ, है ना। मतलब कि फ्री में खा रहा था लोग, वेतन उठा रहा था लोग। और समझिए कि मतलब कि कितना धन की बर्बादी किया जा रहा था ये लुई 16वां और उसकी पत्नी मेरी अंतोनेट के द्वारा। यहाँ लिखा है राजनीतिक कारण का बहुत सारा कुछ हेडलाइन दे दिया है, जैसे निरंकुश और अयोग्य शासक था। संसद की बैठक होती है 175 सालों के बाद। अब ये देखना, ये संसद की बैठक जो होती है ना, ये क्यों किया जाता है आप लोगों को मैं बताऊँगा, है ना, कि आखिर क्या जरूरत पड़ गई थी कि ये लुई 16वां को संसद की बैठक बुलानी पड़ गई। उसका अत्यधिक केंद्रीय कारण की नीति, मतलब कि वो खुद अपने ही पर डिपेंड रहता था। मतलब बोलता था कि हम जो कह रहे हैं वैसे ही है। ठीक है ना। स्वायत्त शासन के अभाव, स्वायत्त शासन मतलब होता है बढ़िया शासन नहीं था। ठीक है, उसके बाद मेरी अंतोनेट का प्रभाव, मेरी अंतोनेट तो उसी मेहरारू, सबसे बड़ा प्रभाव तो मेहरारू का था, बकलोल थी पूरी तरह से। ठीक है, अब कह रहा है कि राजस्व का 9% इन्हीं पर व्यय करता था। ये 9% जो राजस्व का जो है, यानी जो टैक्स लेता था पूरी जनता से, उसका 9% फ्री में बांट देता था उन लोगों को जो इनके चमचे थे, दलाल थे, बकलोल थे। ठीक है, और दूसरी उसके बाद देखेंगे तो अमेरिका के 13 उपनिवेश को ब्रिटेन से आज़ाद कराने के लिए 10 अरब लिब्रे, तत्कालीन फ्रांस की उस समय मुद्रा थी, यानी पूछेगा फ्रांस की पुरानी मुद्रा का नाम क्या भैया? तो लिब्रे। तो 10 अरब लिब्रे खर्चा कर दिया था अमेरिका को आज़ाद कराने के लिए ब्रिटेन से। काहेला? तो खाली ईगो में कि ब्रिटेन हमारा दुश्मन है, समझ ना। तो ये अमेरिका का सपोर्ट करने चल गए, जबकि इसे कोई मतलब नहीं था, समझ ना। शुरुआत में तो ये भी अमेरिका पर कब्जा किया हुआ था, लेकिन ये हार गया। जब ये हार गया ना, तो इसको देखा नहीं गया, तो कहा कि हम जब हार गए तो हमारा जो पार्टनर बगल में है, पड़ोसी जो देश है ब्रिटेन, एक और मार के भगाओ, तब हमारा संतुष्टि मिलेगा, है ना कि नहीं। तो इसी चक्कर में क्या किया, 10 अरब लिब्रे पैसा, है ना, बर्बाद कर दिया। खाली कि भैया ब्रिटेन वाला सबको मार के भगाओ, अमेरिका का सपोर्ट में पैसा पूरा खर्चा कर दिया। ठीक है, और पहले से खुद ही कर्जा में था, है ना। पहले से क्या था, ये ऑलरेडी खर्चा में था, और ऊपर बावजूद भी ये अमेरिका की मदद किया और ज़्यादा कर्जा में डूब गया, इतनी पैसा बर्बाद किया। ठीक है,
इसकी जो पूरी देश की शासन व्यवस्था थी ना वो 3 भागों में बैठी हुई थी, है ना। इसको स्टेट बोला जाता था, 3 भागों में बैठी थी ना, उसको स्टेट बोला जाता है ना। ये अलग अलग स्टेट में बैठा था, जो आगे आएगा बताएंगे। प्रथम स्टेट में पादरी कुलीन थे, उसके बाद दूसरे स्टेट में पादरी, प्रथम स्टेट में पादरी, दूसरे स्टेट में कुलीन, तीसरे स्टेट में मजदूर वर्ग थे, वो सारी चीज़ आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे तो 1614 ईस्वी के बाद 175 वर्षों के बाद कोई बैठक नहीं हुई थी, और ये 175 वर्षों के बाद यानी 1614 के बाद कभी भी बैठक ही नहीं हुआ था संसद में। जो पार्लियामेंट इन लोग का बना हुआ था कि कोई मीटिंग किया जाएगा, वो 1614 के बाद कभी मीटिंग ही नहीं हुआ था, ठीक है। ये अचानक से 175 सालों के बाद बोला कि अब सब किसी को बुलाओ, मीटिंग करना है। काहे तो क्या करना था ना, इसका मकसद था कि टैक्स बढ़ाएंगे, क्योंकि इसकी पैसा हो गई थी बर्बादी और दुनिया भर के पैसे खर्चा कर दिया था अलग अलग युद्धों में, मतलब बेतुका युद्धों में, ठीक है। तो ये जनता को बोला कि भैया आइए लो, है ना, आप लोग को बैठक बुला रहा हूँ, ठीक है। और इस लुई जो 14वां था ना, निरंकुशता का इस बात पर का सबूत मिल सकता है। लुई 14वां के समय ही वो कहता था कि लुई 14वां कि मैं ही राज्य हूँ, है ना। लेकिन चूंकि वह जो है योग्य शासक था, उसका उतना विरोध कोई नहीं करता था। मतलब कि वो बोलता था कि मैं ही राजी हूँ, लेकिन फिर भी वो ताकतवर था, देश को संभाल लेता था। लेकिन उसके बाद जो आए ना, उसी घमंड में कि हमारे बाप दादा तो ऐसन थे लोग, है ना, बाप दादा बहुत पावरफुल आदमी थे लोग, उसी घमंड में उड़ाता था लोग। और ना शासन करने का ढंग था, ना कुछ भी करने का ढंग था। आगे जी, है ना। यहाँ देखेंगे तो राजा निरंकुशता और स्वेच्छाचारिता के पर अंकुश लगाने के लिए फ्रांस में पार्लमान नामक एक संस्था थी, जिसकी संख्या 17 थी। तो याद रखिएगा, पार्लमान नामक संस्था अगर पूछेगा कि पार्लमान संस्था क्या थी, मतलब ये संस्था क्या कर रही थी, तो जो राजा की निरंकुश जो राजा था, मतलब कि जो राजा की अजब गजब जो नीतियाँ थी, उस पर रोक लगाने के लिए, उनको दबाने के लिए, उनको चुप करने के लिए, है ना, ये पार्लमान नामक एक संस्था थी, जिसकी संख्या कितनी थी, 17 थी, जिनका गठन न्यायालय के रूप में किया गया था। मतलब समझिए कि एक तरह से ये सुप्रीम कोर्ट हो गया। जैसे कैसे मान के चलो, सरकार जो होता है इस समय कोई उटपटांग फैसला ले लेता है तो सुप्रीम कोर्ट डांट के बैठा देता है कि बड़ो नहीं का फैसला लियो, ठीक है। लेकिन उतना भी पावरफुल नहीं थे ये पार्लियामेंट, लेकिन एक तरह से समझिए कि न्यायालय की तरह ये कार्य कर रहे थे, ठीक है। आ गया जी। अब इस पार्लियामेंट जो संस्था थी ना, ये रोक लगाती थी। इस पार्लियामेंट संस्था में भी क्या हुआ कि आगे चल के, है ना, ये वंशानुगत होते गया। वंशानुगत मतलब क्या होता है कि वंश के आधार पर ये बढ़ते चला गया, ठीक है। किधर गए भैया, आगे चलेंगे तो आगे देखेंगे, यहाँ पे आएंगे तो इस पेज में आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे इनकी सामाजिक कारण की क्या था। मतलब कि राजनीतिक कारण हम लोग को समझ आ गया कि राजनीतिक राजा था बकलोल, है ना। तो उसके बाद समझिए अब सामाजिक कारण क्या था। तो सामाजिक जो होता है ना, समाज पहले ही जस्ट अभी आप लोगों को बताया कि समाज 3 स्टेटों में बटा हुआ था, यानी 3 भागों में बटा हुआ था। प्रथम स्टेट को बोला जाता था पादरी, दूसरे स्टेट को अभिजात वर्ग यानी कुलीन, ठीक है ना। दूसरे स्टेट को बोलते भैया कुलीन बोलते थे, है ना। और तीसरे स्टेट में जो थे, है ना, तीसरे स्टेट में अन्य जनता जो थी। अब यहाँ एक एक चीज़ जानना जरूरी क्या है कि पादरी जो प्रथम स्टेट थे, इनकी संख्या मात्र थी 1,30,000। ध्यान से देखिएगा, इनकी संख्या मात्र 1,30,000। ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी में आया हुआ है और ये आने की संभावना बनी रहती है हमेशा। तो प्रथम स्टेट में कौन थे भैया, पादरी थे, है ना। ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, पूरी तरह से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो प्रथम स्टेट में पादरी थे और इनकी संख्या थी 1,30,000। दूसरे स्टेट में थे अभिजात वर्ग यानी नोबिलिटी वाले, यानी इसको कुलीन, दूसरे स्टेट में यहाँ लिखा हुआ कुलीन, ठीक है। तो कुलीन या अभिजात वर्ग के लोग थे, जिनकी संख्या थी 80,000 और 80,000 थी। और अब पूरे ये 80,000 परिवार थे और व्यक्ति मिला दिया जाए तो हो जाएगा 4 लाख हो जाएगा, 40 लाख हो जाएगा, ठीक है। एग्जैक्ट कितना हो जाएगा, 40 लाख हो जाएगा, ठीक है। तो कितना है भैया, तो 40 लाख इनकी हो जा रहा है, 40 लाख, हाँ 40 लाख हो जा रहा है, ठीक है। तो इनकी संख्या कितनी थी, 40 लाख थी। किनका, अभिजात वर्ग यानी कुलीन लोगों के, जो दूसरे स्टेट के थे। और तीसरे स्टेट में अगर देखा जाए तो तीसरे, उस समय फ्रांस की अगर पूरी जनसंख्या देखा जाए तो 2.5 करोड़ थी पूरी जनसंख्या। फ्रांस की जनसंख्या थी 2.5 करोड़, जिसमें से 1,30,000 पादरी थे, है ना। 40 लाख जो थे वो क्या थे, कुलीन थे, है ना। 40 लाख व्यक्ति, सॉरी ना, फ्रांस की कुल भूमि का 40% हिस्सा इन्हीं के पास में था। ये दोनों मिलकर क्या कर रहा था लो, 40% हिस्सा ज़मीन का रख लिया था लो। बाकी जो 90% जो जनता थी वो तीसरे स्टेट में थी। 90% जो जनता थी वो किस स्टेट में थी, तीसरे स्टेट में बटी हुई थी। देख सकते हैं तीसरे स्टेट के देखेंगे तो ये 90% जनता में बड़े व्यापारी थे, व्यवसायी थे, शिक्षित वर्ग थे, किसान थे, शिल्पी थी, छोटे किसान थे, नौकर थे, मजदूर थे, बहुत सारे लोग बटे हुए थे तीसरे स्टेट में, यानी कि 90% जो जनता थी, है ना। अब यहाँ पर देखिए 2.5 करोड़ आबादी है, 2.5 करोड़ में से 1,30,000 पादरी कब्जा किया लो, है ना। लगभग 40 लाख जो व्यक्ति है वो कुलीन या अभिजात वर्ग वाले, ये दोनों मिलकर 40% जमीन को अकेले अपने कब्जा में रखा लो। और बच के जो 60% जमीन में 90% जो जनता है वो जी रही है, रह रही है, ठीक है। आगे दिए
यहाँ पाइएगा तो आप सामाजिकरण के देखेंगे तो मध्यम वर्ग के राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागरूक सजगता, सामाजिक असमानता में असंतोष और कृषकों की दयनीय स्थिति। अब एक चीज़ जान कर ताजुब जाएंगे, हुआ क्या था ना कि राजा जो है ना इस तरह का व्यवस्था रखा था। अब देखिए 40% छिक्के को रखा था, दुगड़ा रखा था लो, प्रथम स्टेट वाले और दूसरे स्टेट वाले। प्रथम स्टेट यानी पादरी और दूसरे स्टेट वाले यानी कि जो कुलीन यानी अभिजात वर्ग थे, ये लोग छिक्के रखा था लो 40% ज़मीन को। और जानते ताजुब की बात क्या है, इनसे जो है ना किसी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाता था, इनसे कोई टैक्स राजा नहीं लेता था। तो टैक्स भैया लेता किससे था? टैक्स लेता था जो बाकी 90% जो जनता थी, जिनके पास मात्र 60% ज़मीन बचा हुआ था, उन लोगों से टैक्स राजा जो है भरपूर लेता था। मतलब क्या है ना, कुलीन को टैक्स नहीं देना है, पादरी को टैक्स नहीं देना। टैक्स देगा कौन भैया? तीसरे स्टेट के गरीब लोग, गरीब जनता, जिसमें सारी जनता है, वो जनता देगी आपको, राजा को टैक्स, समझ ना। अब उससे बड़ा बात क्या है, सबसे बड़ी ताजुब बात क्या है, 2 को टैक्स लगता था। पहला टैक्स लगता था जो राजा को देना है, किसको देना भैया? राजा को देना है। और दूसरा जो टैक्स देना पड़ता था वो देना था पादरी को। पादरी भी टैक्स लेता था। आप समझिए कितना पावरफुल था पादरी। यानी पादरी और राजा दोनों टैक्स लेते थे। लोग किससे? तीसरे स्टेट वाले से। यानी तीसरे स्टेट को मतलब जीने का कोई अधिकार नहीं है, समझ रहे ना, हर तरह से लूट लेता था लोग। ठीक है, अब आ गया जी, यहाँ पर देखेंगे तो आर्थिक कारण क्या था। आर्थिक मतलब रहा है कि पैसा का मैटर क्या था भैया। आर्थिक कारण देखेंगे ना तो सरकार जो है ना पूंजीपतियों को कर वसूलने का ठेका देती थी। मतलब बड़े बड़े जो धनिक लोग थे उनको कर वसूले, टैक्स वसूलने के दे देती थी ठेका, जिनसे पूंजीपतियों को टैक्स फार्मर कहा जाता। जिनको टैक्स वसूलने की ठेकेदारी मिलती थी उन लोगों को, उन पूंजीपतियों को टैक्स फार्मर कहा जाता था, याद रखिएगा। ठीक है, अब आर्थिक कारण में देखेंगे तो असमान प्रणाली थी। असमान मतलब हर लोगों को बटा हुआ था कि तुमको इतना देना, तुमको इतना देना। जैसे अभी बताया पादरी कुलीन को तो देना ही नहीं था, उसमें से भी छोटे जात लोग थे, उनमें भी समान रूप से नहीं था, अलग अलग रूपों से टैक्स दिया जाता। भूमि कर, धार्मिक कर और अन्य कर। देखिए भूमि कर राजा लेता था, धार्मिक कर पादरी लेता था। लोग दोनों तरह का कर देना पड़ता था। बेरोजगारी की समस्या बहुत तरह थी ना, गिल्ड में पाबंदी थी ना, प्रांतीय आयात कर और सामांतीय आयात कर में से व्यापार असंतोष था। मतलब कि अलग अलग जगहों पर दुनिया भर का टैक्स अलग अलग तरीके से लिया जाता था, जिससे लोग थे परेशान थे। यहाँ एक देखेंगे टॉपिक लिखा हुआ, ये टॉपिक जो है बीपीएससी टीआरई 2 में आपका 9th 10th में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि किसानों को दिए जाने वाला भूमि जो क्या होता है, मतलब टैले चुकाना पड़ता था। और इसके अलावा तीथे जो था वो क्या था? धार्मिक नामक कर था। तो पूछा था कि तीथे क्या है, तो ये धार्मिक कर्म है ना, तीथे से याद रखिएगा, तीथे से याद रखिएगा। और ये देखना हिंदी में इसका नाम दूसरा आ जाता है, इंग्लिश में आप लोग ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये यहाँ पर जो है ना तीथे लिखा है, तो ये इंग्लिश का ही रोमन में उसको ट्रांसलेट मतलब कर दिया, तीथे कर दिया है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में इसका हिंदी वर्ड दूसरा होता है। आप इंग्लिश में एक बार ध्यान दीजिएगा, अगर आपको समझ नहीं आएगा, अगर क्वेश्चन बाय द वे आ गया तो, है ना। तो तीथे जो होता धार्मिक कर और टैले जो था वो था किसानों का जो भूमि का कर था। तो इसको याद करने का बहुत आसान तरीका है, मैं इसको याद कराया था और बहुत अच्छे तरीका से। तीथे से याद रखना माथे, तीथे से याद रखो माथे, तीथे से कहा भैया माथे। अब माथा टेकिएगा कहाँ? मंदिर में, मस्जिद में। माथा टेकने का मतलब क्या हो गया? धार्मिक रीति रिवाज में आप संलग्न है। और यहाँ तक लिखा है टहले, टहले से निकलो टहले, टहले से टहले, टहलिए कहाँ? भूमि पर। तो भूमि कर मतलब टहले, और तीथे यानी माथे कर मतलब कि धार्मिक कर, है कि नहीं? दोनों कर समझ आ गया। और ये जो कर था तीथे वाला, ये पादरी लेता था। टहले वाला कर जो था वो कौन लेता था? राजा लेता था। और 2 प्रकार का कर चुकाना पड़ता था। ठीक है, अब अनेक तरह के अप्रत्यक्ष कर, नमक और क्या बोलते हैं तंबाकू जैसे वस्तुओं पर भी टैक्स लगा दिया था। ठीक है, हद था कि सारी चीज़ों पर टैक्स लेता था, समझ रहे ना। लोग को तबाह कर दिया था लोग टैक्स ले लेके, जिससे क्या होता ना कि जनता वहाँ की एकदम तबाह हो गई थी, जनता एकदम गुस्सा आ गई थी। ठीक है, इस तरह से असंतोषजनक और अन्यायपूर्ण वातावरण से देश का विकास जो है अवरुद्ध होने के साथ साथ सारी फिजूल खर्ची लुई सोलह और उसकी मेहरारू जो थी बखलूलिया, है ना, उसके ऐशो आराम में, है ना, भोग विलास में सारी वस्तुएं बर्बाद हो रही थी, राजकोष प्रभावित हो रहा था। ऐसी स्थिति में सरकार जो है मितव्ययिता में काम लेने की जगह, मतलब सोच समझ के, है ना, दिमाग लगा के, है ना, काम लेने की जगह पर वो क्या कर रहा था? और कर पे कर बढ़ाते जा रहा था कि कर और दो, पैसा और ही दो, और ही लूटेंगे और ही खाएंगे। मैंने पगला राजा था पूरी तरह से। ठीक है, अब यहाँ सैनिक कारण देखेंगे। सैनिक भाई क्या हो रहा है कि सैनिक फ्रांस में क्रांति भड़कती है, सैनिकों की भी नियुक्ति थी ना असमान रूप से थी, कोनो को होता था कोनो को नहीं होता था। वेतन भी उनको ठीक नहीं था, कब कितना वेतन निर्धारित नहीं था, खराब उनको भोजन दिया था। अब सैनिक भड़क गए। अब देखिए जनता भड़का हुआ है, सैनिक भड़का हुआ है। अब आगे इसी का नतीजा मिलेगा कि क्रांति देखने के लिए मिलेगी, है कि नहीं? लेकिन जब आर्मी मिल जाए अब और जनता मिल जाए तो जाहिर सी बात है कि भाई कोई भी सरकार को उखाड़ के फेंक दिया जा सकता है। ठीक है, अब व्यक्तिगत और धार्मिक कारण, अब पर्सनल लोगों को भी प्रॉब्लम था। जैसे पर्सनल रूम से कैसे प्रॉब्लम था, तो वहाँ के बहुत सारे लोग थे ना, वहाँ की जो धर्म थी वो था कैथोलिक धर्म। मतलब फ्रांस की पर्सनल धर्म थी, जो राज धर्म थी वो था कैथोलिक धर्म, है ना। और प्रोटेस्टेंट धर्म के मानने वाले को कठोर सजा दिया जाता था। अब देखिए भैया
कैथोलिक वो खुद धर्म मानता था, है ना। और जो अलग जो दूसरे धर्म मानने लेते हैं ना, प्रोटेस्टेंट, मतलब क्या था ना कि ईसाइयों में भी अलग अलग तरह का बहुत धर्म होता है, ठीक है ना। जैसे मुस्लिम में शिया सुन्नी होता है, हिंदू में दुनिया भर का धर्म होता है, ठीक है। उसी तरह जो है ना ये जैसे कि कैसे शिव उपासक, विष्णु उपासक, उसी तरह ये कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट थे ईसाई धर्म में, ठीक है। तो कैथोलिक वाला जो था ना वो राजा का मानने वाला था, है ना। राजा खुद एक कैथोलिक धर्म को मानता था और बोलता था कि इस धर्म को जो भी मान रहा है वो बेहतर है। और प्रोटेस्टेंट को अगर कोई मानने वाला था तो उनको भयानक सजा दिया जाता था, समझ रहे ना। उनके साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती किया जाता था, उनको तुरंत गिरफ्तार कर पकड़ लिया जाता था। फ्रांस में एक अभियोग गिरफ्तारी का वारंट होता था जिसको लेटर्स जो कैचेट बुलाया जाता था। लेटर्स जो कैचेट मतलब होता है ना कि लेटर दिखावा और कैच करके लेते चला। मतलब क्या होता है कि धाएँ से दिखाइए या फाएँ से पकड़िए, उसको पकड़ के लेके चल दिए बिना कुछ पूछ ले, समझ रहे ना। मतलब कि कुछ ऐसी कानून की व्यवस्था थी कि जिस पर भी शक के आधार हो गया तुरंत पकड़े लेकर चल गए। जैसे कि 44 लगता है किसी एरिया में, तो 44 लग जाता है तो ऐसे बोला जाता है कि भाई साहब बाहर घूम रहे हैं, पुलिस को शक हो गया तो टांग के लेकर चल जाएगा तुरंत बिना पूछ ले, कोई सवाल जवाब नहीं। तो उसी तरह का ये नियम बना कर रखा था फ्रांस में कि कोनो कुछ बोल रहा है तो तुरंत पकड़ो और लेकर चल जाओ, समझ रहे हैं ना। तो लोग इससे तबाह थे कि रे भाई तो करे तो कोची करे, है कि नहीं है। अब ये भाषण लेखन और विचार की स्वतंत्रता का अभाव था। भाषण तो घूमने का तो वो था ही नहीं, तो भाषण कहाँ से देंगे आम जनता। धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव था। धार्मिक कैसे प्रोटेस्टेंट उसको कहते थे कि तू ये धर्म मानो, कैथोलिक मानो, है ना कि नहीं है। प्रोटेस्टेंट वाला सबके उसका तो बिना अभियोग व्यक्तियों को गिरफ्तार कर बिना पूछले ही पकड़ लेना। कानून की एक रूपता का अभाव था, मतलब एक रूप कानून नहीं था। कानून देखेगा ना तो विभिन्न क्षेत्रों में 400 से ज़्यादा कानून लागू होते और सब बेकार, ढकोसला कानून, जबरदस्ती कानून, सॉरी ना। उसको देखेंगे तो बौद्धिक कारण देखेंगे। बौद्धिक कारण क्या था भैया, तो बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग थे ना वो आवाज़ उठाना शुरू किया, बोले कि हम ना मानते हो तो क्या कर लेगा। जिसमें देखेंगे तो वाल्टेयर के बारे में जानेंगे और मोंटेस्क्यू के बारे में जाएंगे। वाल्टेयर और मोंटेस्क्यू दोनों थे ना काफ़ी ज़्यादा बड़े बुद्धिजीवी थे और इनके वजह से काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ, है ना। वाल्टेयर तो ये पूरे ये पादरी लोगों के खिलाफ बोलते थे भाई धर्म कुछ है, धर्म कुछ नहीं है, ये सब बकलोल बता रहा है। धर्म के खिलाफ सबसे पहले ये आवाज़ उठाने वाले, मतलब पूरी तरह से आवाज़ उठाने थे वाल्टेयर, तो बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाया। मोंटेस्क्यू तो समाज की बात करते थे कि समाज में एक ऐसी विचारधारा होनी चाहिए कि सभी को मिलजुल के लेकर चलना चाहिए, ठीक है। तो सबका अपना अपना योगदान है ना लोगों को भड़काने में और लोगों को सही रास्ता में लाने में, है ना। यहाँ देखेंगे तो मोंटेस्क्यू ने अपनी पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था विधि की आत्मा। क्या लिखे थे भैया, विधि की आत्मा। और साथ में देखेंगे यहाँ रूसो भी है, देखिए। और ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी में इस बार पूछा हुआ था TRE 3 में, है ना। TRE 3 में पूछा हुआ था ना कि फ्रांसीसी क्रांति में निम्न में से किनका योगदान रहा था। वाल्टेयर का योगदान रहा, रूसो का रहा, ठीक है, उसके बाद मोंटेस्क्यू का रहा। ये तीनों का योगदान रहा, याद रखिएगा। वोल्टेयर, रूसो और मोंटेस्क्यू। वोल्टेयर जो थे ना पूरा, मतलब याद रखिए वोल्टेयर जो थे ना वो क्या किए कि भैया धार्मिक जितने भी रीति रिवाज थे उसको मन में नहीं करते थे, ठीक है। और रूसो जो थे वो समाज के बारे में काफ़ी सोचते थे। उसी तरह मोंटेस्क्यू जो थे ये भी एक ऐसी व्यवस्था चाहते थे जिसमें सब कोई को अधिकार बराबर मिले। मोंटेस्क्यू की जो किताब थी विधि की आत्मा, वो कहता था क्या कि कार्यपालिका और विधायिका दोनों जो है ना उसको, और न्यायपालिका, इस सबको अलग अलग रखना चाहिए। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, जैसे हमारे देश में लागू है, मोंटेस्क्यू के विचारों का आधारित पर लागू है, ठीक है। इसको कहा गया शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। मतलब क्या है कि शक्ति बांटनी चाहिए। शक्ति अगर केंद्रीकृत रहेगा ना तो क्या होता है, डेंजरस होता है। मतलब कि फैसला अगर सिर्फ राजा ले तो डेंजरस होगा। राजा को है ना कि अपनी शक्ति को बांट देना चाहिए कि क्षेत्रीय स्तर पर कोई और करे और निचले लेवल पर कोई और करे। इससे क्या होगा ना कि फैसले लेना आसान हो जाता है, ठीक है। तो मोंटेस्क्यू क्या किताब का नाम क्या था भैया, विधि का आत्मा, जिसका मूल सिद्धांत क्या था तो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। कभी क्वेश्चन पूछता है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया, तो मोंटेस्क्यू ने। विधि की आत्मा किसने लिखा, मोंटेस्क्यू ने। क्या था उसमें, तो न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका को तीनों को अलग अलग अपने अपनी पावर देने की बात कही गई थी, ठीक है। ना उसके बाद देखेंगे तो रूसो का कर, तो भैया तो रूसो पूर्ण रूप से परिवर्तन चाहते थे। वो उनकी पुस्तक है सामाजिक संविधा, याद रखिएगा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है बहुत ज़्यादा, और ये सीटेट में भी बहुत ज़्यादा इनका चर्चा रहता है रूसो के बारे में, है ना। जब भी सामाजिक शब्द आता है तो रूसो धड़ाक सा सीटेट में बच्चे लगा देते हैं, है कि नहीं है। तो रूसो शब्द देखते हैं सामाजिक को पकड़ लेते हैं। तो इसमें भी अगर बाई आ गया कि सामाजिक संविधा किसने, मतलब इसकी किसकी पुस्तक है, तो याद रखिएगा फटाक से मर दीजिएगा रूसो, क्योंकि समाज से शुरू थी और रूसो थे, ठीक है। ये क्या चाहते थे, पूरी तरह से परिवर्तन, मतलब ये राजतंत्र ये सब हटाओ, है ना, ये सब को हटाओ और लोकतंत्र वाला सिस्टम लाओ यहाँ पर, ठीक है। अब ये देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या कि दिदरो के बृहद ज्ञान कोश के लेखक फ्रांस में क्रांतिकारी विचारों का प्रचार किया। तो जो दिदरे के जो बृहद ज्ञान कोश के लेखों ने, है ना, इनके लेख जो थे, जितने भी इनके आर्टिकल्स वगैरह छपे, तो इससे क्या हुआ कि फ्रांस में क्रांति भड़कने की तरफ पहुंच गई। फ्रांस में क्विंजेने एम तुंजो के जैसे अर्थशास्त्रियों ने समाज में आर्थिक शोषण और अर्थव्यवस्था के नियंत्रण की आलोचना करते हुए मुक्त व्यापार की समर्थन किया। जो मुक्त व्यापार का जो नियम आया था कि भैया सबको व्यापार करने का अनुमति दीजिए, बढ़िया से व्यापार करेगा, सब कोई इस पर रोक टोक नहीं होगा, है ना। तो फ्रांस के बहुत सारे अर्थशास्त्री जैसे थे क्विंजे थे और
तुगरो थे, ये सभी लोग सपोर्ट किए कि भैया मुक्त व्यापार करने देना चाहिए। अब ये तो विदेशी घटनाओं का प्रभाव, विदेशी घटना का प्रभाव क्या मतलब, जैसे इंग्लैंड में क्रांति हुई थी 1688 ईस्वी में, इंग्लैंड की क्रांति हुई थी, ठीक है। और इस इंग्लैंड की क्रांति जब हुई थी फ्रांस से, है ना, उस इंग्लैंड की क्रांति में इस, है ना, इंग्लैंड की महान क्रांति है, इसके द्वारा वैधानिक शासन की स्थापना ने फ्रांस को भी राजनीतिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया। मतलब इंग्लैंड में क्रांति हुई थी जिसमें बहुत सारा पावर दिया गया था जनता को, है ना। तो फ्रांस में भी ये देखा देखी हो रहा था कि भैया हम लोग को भी मिले, है ना। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति, अमेरिकी के स्वतंत्रता संग्राम, ये दोनों जो है ना, ये दोनों क्रांति जो है ना फ्रांस को काफ़ी प्रभावित किया, क्योंकि इंग्लैंड में भी सुधार हो चुका था और अमेरिका भी सुधार हो चुका था, दोनों में सुधार हो चुका था। तो इसका प्रभाव पड़ गया फ्रांस पर। फ्रांस वाला की जनता भी बोली हमरो सुधार करो। सुधार करने के सेंस मतलब क्या है कि यहाँ पर राजतंत्र लागू करो, ठीक है। अब अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम की कहानी पिछले चैप्टर में पूरी डिटेल में आपको समझा चुके हैं, कौन सपोर्ट किया, किस तरह सपोर्ट किया। यहाँ आएंगे तो अब फ्रांस में क्रांति जो होता है भड़कना शुरू होती है। कैसे क्रांति भड़कती है उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। देखेंगे तो 1789 में लुई 14वां के धन की, लुई 16वां जो था उसको धन की आवश्यकता था, और वो क्या किया भैया, 5 मई 1789 में एक एस्टेट की बैठक की जो 174 सालों बाद हुई। अभी जस्ट पीछे पढ़े लो, 174 साल बाद 1789 में 5 मई को बैठक बुला दिया। और इसमें क्या हुआ, प्रथम और द्वितीय स्टेट के लोग जो 300 प्रतिनिधि पहुंचे, और तीसरे स्टेट में मात्र बोला कि 600 लोग ही क्यों भाग मिला। मतलब क्या है, बोला कि प्रथम स्टेट के 300 लोग आए, दूसरे स्टेट के 300 लोग आए, और तीसरे स्टेट में 600 लोग आए। तीसरे स्टेट को बोला कि हम 6 से कहाँ आएंगे, 90% हम लोग आए, सब चलेंगे लोग, जना का मर्जी जाना है जाएगा लोग, मैंने 6 से कहाँ आएंगे लोग। तो तीसरे स्टेट के लोग है ना सब जाने लगे। तब क्या हुआ ना, तो गेट पर क्या किया था, संसद भवन के गेट पर पुलिसकर्मी को खड़ा कर दिया गया था और बोल दिया कि ना इन लोग को सब उड़ा नहीं आने देना, जिसको बोला कि वही आएंगे। अब जनता खिसियागी, जनता का तो मूड बना लिया था कि भैया हमको तो मीटिंग करना ही है, चाहे हर हाल में मीटिंग करना है, और सरकार को बताना है कि तू रह चमत रह, हम लोग 90% है लो, हम लोग अलग अपना सरकार बना लेंगे, ठीक है। तो जब ये उनको रोक लगाया गया, तीसरे स्टेट के लोगों को रोक लगाया गया, तो इन्होंने क्या किया, वहाँ का राजा द्वारा अस्वीकृति हो गई। तीसरे स्टेट पर सभी प्रकार प्रतिबंध विरोध जताते हुए बाहर निकल गए। तो तीसरे स्टेट में जो बाकी जो 600 लोग थे वो भी क्या किए, इनके जो प्रतिनिधि थे वो क्या किए, विरोध किया, विरोध करके बाहर निकल गए। और बाहर निकल के 20 जून को, है ना, जो अधिवेशन करने के लिए एकत्रित हुए, तब उन्होंने देखा कि हाल में उनका अधिवेशन नहीं होने वाला था, मतलब उनको हॉल में अधिवेशन नहीं दिया जा रहा था। तो और शाही अंगरक्षकों का यानी पुलिसों का पहरा था। तब तीसरे स्टेट के जो प्रतिनिधि थे वो टेनिस कोर्ट में चले गए, है ना। इस घटना को टेनिस कोर्ट शपथ भी कहा था। याद रखिएगा, यहाँ देखिएगा 23 कोर्ट शपथ, है ना। तो याद रखिए 20 जून को ये गए थे मीटिंग करने के लिए, मीटिंग करने से इनको बाहर भगा दिया गया। बस खिस्सा के कहा कि टेनिस कोर्ट के एक फील्ड है वहाँ पर चले गए, और वहाँ पर जाके क्या किए, है ना, वहाँ पर जाके अपनी सभा का नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। बोला कि भैया यही हमारा असेंबली है और यहीं पर हम अपना मीटिंग करेंगे, ठीक है। नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और वहीं पर शपथ ले ली कि हम जो है अब राजा का बात नहीं मानेंगे। अब राजा क्या किया ना, इनको राजा को खबर मिली कि भाई साहब ये लोग तो मतलब बगावत पर उतर आ रहा है। तो राजा क्या किया, उनको मारने के लिए सिपाही भेज दिया। और जब सिपाही भेजा तो जनता मोहल्ला को कहा कि जितना भी लोग प्रोटेस्ट कर रहा है ना, उनको मारने के लिए पुलिस आ रहा। लोग खिसिया गया, है ना, कि रुक जाए, इसको सबक सिखाना पड़ेगा, ठीक है। अब लोगों का जो, इन लोगों का नेतृत्व जो कर रहे थे वो कौन थे, मिराबिये और ओबेसीए नेता था, ठीक है। याद रखिएगा, मिराबिये और ओबेसीए जो है इनका नेतृत्व कर रहे थे, और ये नेतृत्व कर रहे थे, और ये क्या कर रहे थे कि लोगों को भड़काते थे, मतलब लोगों को जागरूक करते थे एक्चुअली में कहा जाए तो, है ना। तो लोग को जब खबर मिला कि मिराबिये और ओबेसीए को पकड़ने पुलिस आ रहा है, तो लोग खिसिया गए, और खिसिया के आगे। और 14 जुलाई की घटना हो रही है, देखिए 20 जून को वो था मैटर बास्टिल, ये टेनिस कोर्ट वाला घटना। उसके बाद अगले महीना, है ना, 14 जुलाई को 1789 में जो क्रांतिकारी थे वो पेरिस में पहुंचे, है ना। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, ठीक है। पेरिस पहुंचे और वहाँ पे के किला था, जिस किला का नाम है बास्तिल का दुर्ग, और उसी का पतन मतलब खत्म हो गया, ठीक है। तो बास्तिल का दुर्ग एक किला था, किला नहीं एक्चुअली बोला जाए तो जेल था, है ना। क्या था भैया, तो जेल था ये बास्तिल का दुर्ग, ठीक है, एक जेल था। उस जेल के दीवार को तोड़ दिया लोग, है ना। मतलब कि जनता को दिखाना था कि ये जनता दिखाना चाहती थी कि भैया हम तोर बात न मानते हो, ठीक है। और मैंने एक तरह से अपनी गुस्सा के प्रतीक तरह दिखाया गया, है ना। अपनी इस राजा के निरंकुशता को, राजा की कायरता को दिखाना था, साबित करना था कि तू कायर है, हम लोग से नहीं लड़ सकता है, समझ ना। तो 4 घंटे का डेरा डालने के बाद वो जेल के फाटक को तोड़ दिया और कैदी जितने थे उसको आज़ाद कर दिया। ये बास्तिल कारागार की समाप्ति निरंकुश शासन के पतन के प्रतीक था। 14 जुलाई से ही हर साल अब फ्रांस में जो है ना स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा। उसी के बाद से उसी दिन मतलब ये राजा के खिलाफ जो है स्वतंत्रता घोषित कर दिया गया कि राजा को हटाओ, यहाँ पर
और जो क्या है लोकतांत्रिक देश लागू किया जाए। ठीक है, तो 14 जुलाई 1789 को ये घटना होती है। तो 14 जुलाई 1789 ईस्वी के बाद लुई जो 16वां है ना वो नाम मात्र का राजा रह गया और नेशनल असेंबली ने देश में अपना अधिनियम बनाने लगा। मतलब क्या था, अभी जैसे बोले हैं कि टेनिस कोर्ट में जाके अपना अलग असेंबली बना लिए, अलग अपना ग्रुप बना लिए और खुद अपना ही राजा घोषित कर लिए। 90% वाली जो जनता थी है ना, तो अब क्या हुआ ना कि अब राजा जो है नाम मात्र का रह गया। राजा किसका राजा था, तो वही 1,30,000 पादरी लोग का राजा था और वो 40 लाख जो थे है ना वो बकलवा जो कुलीन वर्ग थे उनका राजा रह गया। अब ये लोग से लोग कहते थे जो टैक्स ले हमरा से टैक्स लेने आ रहा है। ठीक है, और जो बाकी जो जनता थी वो अपनी जो नेशनल असेंबली बनाए थे उनका साथ देने लगे। ठीक है, और उनका सपोर्ट में करने लगे। 27 अगस्त को 1789 को मानव और नागरिक अधिकार को स्वीकार किया गया। अब लास्ट में राजा मरता नहीं तो क्या करता है कि नहीं, लास्ट में क्या है स्वीकार करना पड़ा। ठीक है, यहाँ आएंगे तो फिर भी ये स्वीकार तो कर लिया था लेकिन कोई खास स्वीकारी की तरह से नहीं किया गया था। देखेंगे तो 1791 ईस्वी में नेशनल असेंबली ने संविधान का प्रारूप तैयार कर लिया। अब नेशनल असेंबली जो था वो तेजी से अपने काम करते जा रहा था और ये अपना संविधान भी बना लिया 1791 में। तो क्वेश्चन पूछेगा फ्रांस की नेशनल असेंबली ने कब अपनी संविधान तैयार कर लिया, तो 1791 में अपने संविधान जो मतलब संविधान बना लिया। ठीक है, तैयार कर लिया। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया गया था, मनवाई शक्ति को बंटवारा करके चलाया जाएगा। जो लुई सुविधा ना इस नए संविधान को मान लिया, परंतु मिराबियो की मृत्यु के पश्चात देश में हिंसात्मक विद्रोह शुरू हो गया। अब ये लुई 16वां जो है ना मान लिया कि ठीक आपका संविधान ठीक है, लेकिन उसी बीच में मिराबियो की मृत्यु हो जा रही है। कोई कहता है कि मिराबियो को राजा जो मरवा दिया, क्योंकि मिराबियो ओबीसी अभी जस्ट पढ़े हैं, लेकिन वो क्या था, इनकी नेता था। किनकी नेता था, लोगों का, आम जनता का नेता था। अब इसकी मृत्यु जा रही, लोग भड़क गए है ना। विदेश में भी इसकी कुलीन वर्गों के द्वारा संविधान के विरुद्ध किया गया है ना। अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली के राष्ट्रीय प्रथा और सेवाएं के विरुद्ध में युद्ध की घोषणा कर दी है ना। अब ये नेशनल असेंबली जो था 1792 ईस्वी में ये राष्ट्रीय प्रथा पर सेवाएं पर क्या की, युद्ध की घोषणा कर दी, क्योंकि ये फ्रांस को टॉर्चर करते रहते थे। ठीक है, अब इस युद्ध से जनता को काफ़ी नुकसान झेलनी पड़ी। उस समय सभी नागरिक जो थे है ना मतदान का अधिकार नहीं मिला था। देखो नेशनल असेंबली भी था ना, ये भी पूरी तरह से लोगों को स्वतंत्रता नहीं दिया है ना। कुछ किसी लोगों को वोट देने का अधिकार दिया था, सबको वोट देने का अधिकार नहीं दिया था है ना। उसके बाद से देखेंगे तो अब नेशनल असेंबली भी धीरे धीरे बिगड़ना शुरू हो गया। अब उसके बाद एक जोकोबिन क्लब पेरिस में भूतपूर्व है ना कॉन्वेंट ऑफ द सेंट जेकब के नाम पे रखा गया था। ठीक है, इसका नेता था मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर। ठीक है, तो रॉब्सपियर एक नया क्लब बना रहा है जिसका नाम है जैकोबिन क्लब। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अब यहाँ देखेंगे तो आतंक का राज मतलब बोलेंगे रॉब्सपियर वामपंथी विचारधारा का समर्थक था। ठीक है, वामपंथी विचारधारा का समर्थक था। अतः वो खाद्य पदार्थों को महंगाई और अभाव से नाराज होकर उसने हिंसक विद्रोह का शुरुआत की है ना और आतंक का राज्य स्थापित किया है ना। 14 महीने में लगभग 17,000 व्यक्तियों की मुकदमा चला और उस पर फांसी दे दिया गया। जो रॉब्सपियर शासक बनता है वो क्या करता भैया, तो हिंसक रूप से आता है, मतलब समझो कि ईंट के जवाब पत्थर देने के लिए बना। रॉब्सपियर प्रत्येक राजतंत्र का पोषक था। 21 वर्ष की उम्र में उसने उस उम्र वाले को मतदान देने का अधिकार देकर चाहे उसके पास संपत्ति हो या न हो चुनाव कराया और 21 सितंबर 1792 ईस्वी में नव निर्वाचित असेंबली का कन्वेंशन का नाम दिया। तो जो असेंबली थी नव निर्वाचित असेंबली उसका नाम क्या दिया भैया, उसको कन्वेंशन नाम दिया गया। ठीक है, और राजा की सत्ता को समाप्त कर दिया गया, राजा जो खत्म कर दिया और लुई 16वां को मुकदमा चलाया गया। और 21 जनवरी 1793 को अब जितना मजा लूटे थे इनको क्या किया, पकड़ के फांसी पर लटका दिया गया। बाद में मेरी अंत्योदय को भी फांसी दे दिया गया। मेरी अंत्योदय बेचारी इतनी सुंदर औरत को लटका दिया। ठीक है, 21 जनवरी 1793 को दुनुगुड़ा का समाप्त मैंने खत्म कर दिया जाता। ठीक है, 21 जनवरी 1793 को याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद से रॉब्सपियर जो है यहाँ आतंक का राज्य स्थापित कर दिया। ठीक है, और ये शासन करना शुरू किया। अब इसके कानून का उल्लंघन कराया, उपनिवेशिक गुलामों को बनाकर भेजने की प्रथा समाप्त कर दी। जो गुलाम थे वो गुलाम वाली प्रथा खत्म कर दिया। प्रथम पुत्र को ही उत्तराधिकारी बनाने की प्रथा भी समाप्त कर दिया कि प्रथम पुत्र जरूरी नहीं कि प्रथम पुत्र उत्तराधिकारी बनेगा, जो युग होगा वही बनेगा। राष्ट्र एक नया कैलेंडर 22 दिसंबर 1792 को लागू किया गया। तो राज्य का क्या हो गया भैया, एक नया कैलेंडर लागू किया। तो क्वेश्चन पूछेगा फ्रांस की नया कैलेंडर कब लागू हुआ, तो 22 सितंबर 1792 में। ठीक है, और रॉब्सपियर ने सर्वोच्चतम सत्ता की प्रतिष्ठा के रूप में स्थापित किया। ठीक है, परंतु अस्थायी सिद्ध हुआ है ना, अस्थायी रूप से नहीं रह पाया। जुलाई 1794 ईस्वी में इसकी मृत्यु दंड दिया गया। ठीक है ना, इसकी हिंसात्मक कार्रवाई की वजह से न्यायालय ने इसे क्या कहते हैं, मृत्यु दंड दे दिया। और 1700 इनके बाद 1795 में एक नया संविधान बना और फिर दोबारा क्या है नवीदा संविधान बना। और आगे चलकर नेपोलियन बोनापार्ट स्वयं को इस गणराज्य का प्रधान घोषित कर दिया। नेपोलियन बोनापार्ट जो था ना वो नेपोलियन का भतीजा था एक्चुअली में। ठीक है, वो क्या करता भैया, अपने आप को गणराज्य स्थापित कर देता। ठीक है, और धीरे धीरे ये फ्रांस में बहुत सारे सुधार कार्य का करना
शुरू कर देता। यहाँ देखेंगे तो फ्रांस क्रांति के परिणाम, क्रांति क्या परिणाम हुए भैया, तो इसको जानते हैं। क्रांति के परिणाम देखेंगे तो पुरातन व्यवस्था का अंत हो गया, यानी पुरातन व्यवस्था का मतलब कहा जाएगा जो पूर्व व्यवस्था वो धीरे धीरे खत्म हो गया, और आधुनिक व्यवस्था जो शुरू होगी जिसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात की जा रही थी, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष राज्य की तरफ फ्रांस जो बढ़ने लगा, धर्मनिरपेक्ष मतलब था सभी धर्मों को मानने जाने लगा। मतलब क्या था, पहले कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में मारा होता था, उसको खत्म किया गया। जनता की स्थापना की, जनतंत्र की स्थापना मतलब किया गया। जनतंत्र मतलब वही जनता की स्थापना किया गया। जनतंत्र मतलब लोगों का द्वारा अब सरकार सुनने की छूट थी। व्यक्ति की महत्व समझा गया, यानी हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी विचारधारा रहेगी तो उसको समझा जाएगा। समाजवाद का प्रभाव पड़ा। समाजवाद मतलब होता है कि सरकार सब किसी के बारे में सही से सोच कर चलेगी। वाणिज्यवाद के पैमाने वृद्धि हुआ। वाणिज्यवाद मतलब बिजनेस भी अब धीरे धीरे बढ़ने लगा। यहाँ परिणाम जो लिखा हुआ है इसके बारे में दिया, पुरातन व्यवस्था, धर्मनिरपेक्ष, जनतंत्र, व्यक्ति के महत्व और समाजवाद, वाणिज्यवाद, दास प्रथा का उन्मूलन किया गया, सरकार द्वारा शिक्षा को जोड़ दिया गया और राष्ट्रीय कैलेंडर बनाया गया और महिला आंदोलन चलाया गया, ठीक है। और ये दास प्रथा का उन्मूलन देखेंगे तो दास प्रथा जो है ना 1794 ईस्वी में के कन्वेंशन में दास मुक्ति कानून पारित किया गया। तो क्वेश्चन पूछेगा दास मुक्ति कानून जो है कब पारित किया गया, तो 1794 में पारित किया गया था। सन 1848 ईस्वी में अंतिम रूप से फ्रांसीसी उपनिवेश में दास प्रथा खत्म हो गया, और अंतिम रूप से देखा जाएगा पूरी तरह से पूर्ण रूप से दास प्रथा खत्म हो गया 1848 में। लेकिन पारित कब हो गया था, तो 1794 में, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे सरकार का शिक्षा पर उत्तरदायित्व। सरकार जो है शिक्षा पर ध्यान देना शुरू किया। राष्ट्रीय कैलेंडर भी बना लिया गया, ठीक है। राष्ट्रीय कैलेंडर के हिसाब से देखेंगे तो ऋतुओं का आधार 12 महीने में बांटा गया और उसका नाम पुराने ब्रूमेर और थर्बियर आदि का रखा गया, ठीक है। आगे देखेंगे तो महिला आंदोलन शुरू होती है। एक्चुअली में महिला आंदोलन इसलिए शुरू होती है क्योंकि वोट देने का अधिकार सबको मिल गया था लेकिन महिलाओं को नहीं मिला था, ठीक है। इसलिए महिला जो आंदोलन शुरू हो जाती है। द सोसाइटी ऑफ द रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वुमेन्स नामक संस्था बनाई गई, जिसमें ओलंप दे गुज नामक नेत्री ने इसकी भूमिका निभाई। तो ओलंप दे गुज नामक जो नेत्री थी वो कौन सा संगठन बनाई थी, द सोसाइटी ऑफ द रेवोल्यूशनरी एंड द रिपब्लिक वुमेन्स, ठीक है, नामक संस्था बनाई थी। कौन बनाई थी भैया, तो ओलंप दे गुज, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो आगे आएंगे 1946 में अंततः क्या हुआ, फ्रांसीसी महिलाओं को मत देने का अधिकार जो सफल हासिल हुआ। तो महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला भैया, तो 1946 में। देख लीजिए, आज़ादी से हम लोग 1 साल पहले वहाँ पर फ्रांस में महिला को वोट देने का अधिकार मिला था, नहीं तो उससे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। अब अन्य देशों को इसका क्या, अन्य देशों क्या प्रभाव भैया फ्रांस पर, भैया इटली का प्रभाव पड़ा, जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, ये सबका प्रभाव पड़ा फ्रांस पर, मतलब जर्मनी का, पोलैंड का, इंग्लैंड का, इटली का, ठीक है। अब इटली का क्या प्रभाव पड़ा भैया, इटली पर प्रभाव क्या पड़ा भैया। इटली के इस समय कई भागों में बटा हुआ था। फ्रांस की इस क्रांति के बाद इटली के विभिन्न भागों में नेपोलियन ने अपनी सेना एकत्रित कर इटली राज्य की स्थापना किया, है ना। नेपोलियन क्या किया भैया, बोला कि अब जो है इटली को एकत्रित किया जाए, क्योंकि जैसे फ्रांस है उसी तरह फ्रांस जैसे स्वतंत्र घोषित करा, अपने आप लोकतांत्रिक घोषित करा, अब इटली को भी लोकतांत्रिक बनाया जाए, ठीक है। साथ ही इस युद्ध के स्वायत्ता की भावना, राष्ट्रीयता की भावना आई और इटली में भावी एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। यानी फ्रांस की क्रांति ने अन्य विभिन्न देशों में क्या बहुत सारा प्रभाव डाला, जिसमें इटली को एकीकरण के लिए प्रेरित किया। उसी तरह जर्मन जो है 3 से छोटे मोटे राज्यों में बटा हुआ था, इनको भी एक करने के लिए सुदृढ़ किया गया और 38 राज्यों में सीमित कर दिया गया नेपोलियन के प्रयास है, ठीक है। पोलैंड भी अपना खुद ने कोशिश किया कि पोलैंड भी फ्रांसीसी क्रांति के अग्रदूत नेपोलियन पोलैंड की स्वतंत्रता के लहर फूकी, ठीक है। लेकिन पोलैंड को पीट पाट के फिर शांत कर दिया रूस वाला का उस पर कब्जा था, ठीक है। आगे देखेंगे तो इंग्लैंड पर भी प्रभाव पड़ा। इंग्लैंड में क्या प्रभाव पड़ा भैया, तो नेपोलियन के विजय के बाद अभियान इंग्लैंड में भी पहुंचा, जबकि इंग्लैंड आगे चलकर इसका पतन का कारण बना, ठीक है। तो इंग्लैंड में भी इसका प्रभाव पड़ता है। यहाँ देखेंगे तो 1832 ईस्वी में इंग्लैंड जो संसदीय सुधार अधिनियम पारित हुआ। क्वेश्चन पूछेगा संसदीय सुधार अधिनियम कब पारित हुआ, 1932 में। कहाँ पारित हुआ भैया, इंग्लैंड में पारित हुआ, ठीक है। आगे आएंगे तो क्रांति के स्वरूप देखेंगे, क्रांति का रूप किस तरह था। तो क्रांति का अगर रूप देखा जाए तो उस हिसाब से 1789 में फ्रांसीसी क्रांति को एक बुर्जुआई यानी मध्यम वर्गीय क्रांति कहा जा सकता था। क्रांति क्या था भैया, तो मध्यम वर्ग के लोग ज़्यादा इसमें सपोर्ट दे रहे थे, ठीक है ना। आगे चलेंगे तो आगे समझेंगे। तो यहाँ देखेंगे तो 4 अगस्त 1789 ईस्वी को जब नेशनल असेंबली द्वारा सामंतवाद की समाप्ति हुई, उसके द्वारा अपनाई गई नई आर्थिक नीतियों को स्पष्ट कर दिया गया और क्रांतिकारी बुर्जुआ वर्ग को हावी हो गया, है ना। बुर्जुआ वर्ग इसमें लड़ रहा था और 4 अगस्त को असेंबली द्वारा क्या किया गया, ये सामंतवाद की समाप्ति हुई, है ना। सामंतवाद मतलब पूंजीवादों को हटा दिया गया, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो नारा एक दौड़ा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की नारा दौड़ा, ठीक है। मतलब सब कोई समान है, सब कोई एक है और सब कोई में भाईचारा का विचारधारा है, वही उसी के नारा दौड़ा। 89 से 15 तक शासन मध्यम वर्ग का एक अधिकार था, ठीक है। उसके बाद जैकोबियन जो दल थी, आतंक राज जो स्थापित कर सर्वदा वर्ग को राजनीतिक और आर्थिक अधिकार दिलाने का अस्थायी प्रयास किया था, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो
अब इसका निष्कर्ष क्या निकलता है भैया? तो निष्कर्ष निकल 1789 में फ्रांस की क्रांति ने फ्रांस में एक नए युग की सूत्रपात के जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की नींव डाली और मानवाधिकार का रक्षा किया, और यूरोप में अन्य देशों में भी इसका प्रभाव पड़ा और नए युग की एक सिलसिला जारी हो गई कि हम अपने देश को आज़ाद करेंगे। फ्रांस की क्रांति कब हुई होती है? 1789 में। और डेट के साथ याद रखिए 14 जुलाई को, इसलिए 14 जुलाई को क्या मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस से मनाया जाता है फ्रांस में। वेस्टिन पत्र कब हुआ था भैया? तो वेस्टिन पत्र वही 14 जुलाई 1789 को, इसी वजह से तो फ्रांस की स्वतंत्रता दिवस मनाई जाती है। पादरी जो थे वो प्रथम स्टेट में थे, याद रखिएगा। द्वितीय स्टेट में कुलीन यानी अभिजात वर्ग थे, है ना। उसका देखें तीसरे स्टेट में कौन थे भैया? तो तीसरे स्टेट में देखा जाएगा, है तो कुलीन। तीसरे स्टेट में कौन थे? तो पादरी नहीं था, कुलीन नहीं था, ठीक है। और ये न्यायाधीश जो है, जज नहीं था दार्शनिक था, ठीक है। वोल्टेयर क्या था भैया? तो वोल्टेयर एक क्या था भैया? तो वोल्टेयर था एक्चुअली में देखा जाएगा तो वोल्टेयर था लेखक। क्या था भैया? वोल्टेयर जो था लेखक था, ठीक है। रूसो के किस सिद्धांत का था? जैसे भी रूसो आ जाए तो क्या कीजिएगा भैया? तो समाजवाद मार दीजिए। रूसो के किस, है ना, समाजवाद का समर्थक था, ठीक है, समाजवाद का समर्थक था, ठीक है। मोंटेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो मोंटेस्क्यू लिखी थी विधि की आत्मा, ठीक। कौन सी भैया पुस्तक लिखी थी? मोंटेस्क्यू, है ना। मोंटेस्क्यू जो लिखा था विधि की आत्मा लिखा था, ठीक है। उसके बाद आगे गए तो फ्रांस की, है ना, फ्रांस की, एक मिनट, उसके बाद आगे आएंगे तो फ्रांस की मोंटेस्क्यू कौन सी पुस्तक है? तो वही विधि का आत्मा हो गया। उसके बाद फ्रांस की राजनीतिक के समय वहाँ का राजा कौन था? तो फ्रांस की क्रांति के समय का राजा तो कौन था? राजा लुई 16वां था, ठीक है। तभी ना फ्रांस की क्रांति हुआ था। फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 जुलाई को मनाया जाता है। 4 जुलाई को तो अमेरिका का था, ठीक है। लुई 16वां जो है, लुई 16 सन डैश ईस्वी में फ्रांस की गद्दी बैठा, तो 1774 में गद्दी बैठा था। और लुई 16वां की पत्नी कौन थी? मेरी अंतोनेट थी। फ्रांस की संसदीय संस्था को मतलब स्टेट बोलते थे, जैसे प्रथम स्टेट, दूसरे स्टेट, तीसरे स्टेट, ठीक है। टैक्स जो वसूलता था पूंजीपति, उसको टैक्स फार्मर बोलते थे लोग, ठीक है। टैक्स फार्मर डैश के सिद्धांत को मोंटेस्क्यू था, तो क्या किया दिया था? तो विधि की आत्मा यानी शक्ति प्रतिकरण का सिद्धांत भी दिया था मोंटेस्क्यू, ठीक है। सामाजिक संहिता कौन दिया था भैया? तो रूसो दिया था, आप सभी को पता है, ठीक है। सामाजिक 27 अगस्त 1789 में फ्रांस की नेशनल असेंबली ने डैश की क्या घोषणा कर दी? तो 27 अगस्त 1789 में नेशनल असेंबली क्या किया भैया? तो नेशनल असेंबली 1789 में क्या कर रहा भैया? अपनी एक नई जो है ना संसदीय भवन की स्थापना कर दी। स्वतंत्रता के सिंपल समझिए कि स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, ठीक है। जैकोबियन क्लब का जो नेता था, जोकोबियन क्लब का जो नेता था उसका नाम क्या था भैया? तो जोकोबियन क्लब का नेता को ऊपरी नाम दिया हुआ था, है ना, उसका नाम देख सकते हैं। जो नाम था ऊपर में दिया हुआ था, कौन था भैया? रॉबस्पियर था, जोकोबियन क्लब का नेता था, ठीक है। जस्ट ऊपर अभी तक क्या है लोग, दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन डैश ईस्वी में। तो दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन जो होता था जो 1848 के आसपास में हुआ था, शायद 1800। दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन कब हुआ था भैया? तो 1848 के आसपास में था। जस्ट अभी इसको देखे लो, दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन कब हुआ था? 1848 में, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर 1848 में दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन हुआ था, ठीक है। उसके बाद ये देखेंगे तो फ्रांसीसी महिलाओं को मतदान देने का अधिकार जो हुआ था वो हम लोग देश की आज़ादी से 1 साल पहले 1946 में, अभी जस्ट पढ़े लो, महिलाओं को आज़ादी का अभी हो गया। हम लोग क्वेश्चन से कंप्लीट। ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो इसी तरह आप कमेंट करते रहिएगा, तो कंटिन्यू वीडियो आते रहेगा, है ना। और किसी भी तरह का राय देना हो, किसी भी तरह का सजेशन देना तो बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो बेहतर लग रहा होगा तो एक बार प्लीज़ जो है कमेंट आप करते रहिए, है ना। यहीं भी करते वीडियो का एंड, फिर किसी दूसरे क्लास मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।